भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक पहचान, एक विचारधारा बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है चंद्रशेखर आजाद। आज हम उन्हीं की कहानी जानने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो अपने नाम की तरह ही आजाद है। सोचिए, ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं था, ये एक प्रण था, एक कसम। और यही कसम, यही प्रतिज्ञा उनकी पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे कैसे उन्होंने इतने बड़े वादे को निभाया। चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो चंद्रशेखर तिवारी के चंद्रशेखर आजाद बनने के सफर की वो चिंगारी क्या थी? वो कौन सी घटना थी जिसने उनके अंदर क्रांति की ज्वाला भड़का दी? तो बात शुरू होती है 23 जुलाई 1906 से मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में। चंद्रशेखर का बचपन भील बच्चों के साथ बीता। वहीं उन्होंने तीरंदाजी और निशाना लगाना सीखा। ये हुनर आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। पर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली घटना घटी 1919 में, जलियांवाला बाग नरसंहार। जब उस हत्याकांड की खबर उन तक पहुंची तो उस 13 साल के लड़के के मन पर बहुत गहरा असर हुआ। और बस वहीं से उन्होंने तय कर लिया कि अब वो भी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। पहला कदम, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होना। तो आंदोलन में तो वो कूद पड़े, लेकिन यहीं से जुड़ा है वो किस्सा जिसने हमेशा के लिए तिवारी को आजाद बना दिया। चलिए अब उस मशहूर अदालत वाले सीन पर चलते हैं, जहां एक छोटे से लड़के ने डर को नहीं बल्कि अपनी एक नई निडर पहचान को चुना। तो हुआ ये कि असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। जज ने पूछा, नाम क्या है? जवाब मिला, आजाद। जज ने फिर पूछा, पिता का नाम? जवाब आया, स्वतंत्रता। सोचिए जरा, उस वक्त एक अंग्रेज जज के सामने ऐसे जवाब देना। इस गुस्ताखी की सजा मिली 15 कोड़ों की। पर हर कोड़े के साथ उनके मुंह से चीख नहीं बल्कि एक ही नारा गूंजता था, भारत माता की जय। और बस उसी एक दिन ने, उसी एक घटना ने चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा हमेशा के लिए आजाद बना दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। साल था 1922। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले ने आजाद जैसे कई नौजवानों को निराश कर दिया। उनका अहिंसा के रास्ते से भरोसा, कह सकते हैं, उठ गया और यहीं से उनका सफर एक नए और ज्यादा खतरनाक रास्ते की तरफ मुड़ गया, सशस्त्र क्रांति का रास्ता। तो जब एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला। कांग्रेस से मोहभंग के बाद आजाद की मुलाकात हुई राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बड़े क्रांतिकारियों से। उस जमाने में बनारस क्रांतिकारियों का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। और बस यहीं पर 1924 में आजाद ने ज्वाइन किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA। अब देखिए, कोई भी क्रांति बिना संसाधनों के तो चल नहीं सकती। आचार्य को भी अपनी गतिविधियों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तो इसका हल निकाला गया काकोरी में। प्लान ये था कि सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूटा जाए। आजाद का तर्क साफ था, ये पैसा अंग्रेजों का है ही नहीं, ये तो भारतीयों का ही पैसा है जिसे वो लूट कर ले जा रहे हैं। और इस बहुत ही डेयरिंग प्लान में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। काकोरी कांड ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। इसके बाद जो धरपकड़ शुरू हुई उसमें HRA लगभग बिखर ही गए। ज्यादातर बड़े नेता या तो पकड़े गए या शहीद हो गए। ऐसे मुश्किल वक्त में इस बिखरे हुए आंदोलन को फिर से जोड़ने की, उसे दोबारा खड़ा करने की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई थी आजाद के कंधों पर। तो पुलिस से बचते बचाते आजाद दिल्ली पहुंचे। यहाँ फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में एक सीक्रेट मीटिंग हुई भगत सिंह और दूसरे बचे हुए क्रांतिकारियों के साथ। यहीं पर संगठन को रीऑर्गेनाइज किया गया, उसे एक नया रूप और एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। ध्यान दीजिए, इसमें ये जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ा गया ना, ये एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल चेंज का इशारा था। और इस नई रिफॉर्म्ड सेना का कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया? चंद्रशेखर आजाद को। आजाद की कमांड में अब HSRA और भी ज्यादा एक्टिव हो गई। 2 बड़े एक्शन खास तौर पर याद किए जाते हैं। पहला, 1928 में लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए पुलिस अफसर JP सॉन्डर्स का मर्डर। और दूसरा, 1929 का मशहूर सेंट्रल असेंबली बम कांड, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बहरी ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए असेंबली में बम फेंके थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी, उस सबसे निर्णायक मोड़ पर।
वो दिन जब आज़ाद की उस पहली प्रतिज्ञा की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी परीक्षा होनी थी। वो दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तारीख थी 27 फरवरी 1931। जगह इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। आज़ाद अपने कुछ साथियों के साथ अगली रणनीति पर बात कर रहे थे कि तभी एक मुखबिर की सूचना पर अंग्रेज पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब सोचिए वो सीन, चारों तरफ से गोलियों की बौछार और बीच में आज़ाद। इस भयानक घड़ी में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद की और फिर अकेले ही सैकड़ों पुलिस वालों से लोहा लेने लगे। तकरीबन 20 मिनट तक वो एक पेड़ की आड़ लेकर अकेले लड़ते रहे। एक अकेला इंसान, एक पूरी पुलिस फोर्स के खिलाफ। लड़ते लड़ते आज़ाद बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। शरीर जवाब दे रहा था और उनके पिस्तौल की गोलियां भी एक एक करके खत्म हो रही थीं। और फिर वो लम्हा आया जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। अब सवाल ये था कि इस एक गोली का क्या होगा। उन्हें अपनी वो कसम याद थी, अपना वो प्रण याद था, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने वो आखिरी गोली दुश्मन पर नहीं चलाई, उन्होंने वो आखिरी गोली अपनी कनपटी पर चला दी। जिंदा पकड़े जाने की जिल्लत से उन्होंने आज़ाद मौत को गले लगाना बेहतर समझा और इस तरह उनकी वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है। ये इस बात की मिसाल है कि कोई इंसान अपने नाम को, अपने आदर्शों को जीने के लिए किस हद तक जा सकता है। वो आज़ाद जिए और आखिर में आज़ाद ही मरे। ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ गए कि क्या कोई इंसान अपने नाम के साथ इससे ज़्यादा इंसाफ कर सकता है।